देखिए, मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ई टेंडरिंग होती है। और ई टेंडरिंग जब होती है तो उसका एक नोटिस जारी होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर आरपी सेल। जब ई टेंडरिंग होती है तो बाकायदा इसको नोटिस जारी किया जाता है, ई टेंडरिंग अलॉटमेंट ऑफ ऑथराइज सरफेस पार्किंग साइट्स ऑन द मंथली लाइसेंस बेसिस। सही तरीके से चीज़ें बनाई जाती है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ये हम धरातल पे आते हैं तो सब बिखरी हुई नज़र आती हैं। E-bid are invited on behalf of the Commissioner MCD from eligible bidder for allotment of authorized surface parking site under the jurisdiction of MCD। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि जो भी इसमें एलिजिबल बिडर हैं वही आ सकते हैं, और उसमें MCD के पोर्टल पे भी इसका होता है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहाफ ऑफ द कमिश्नर ऑफ MCD, यानी इसका जो MCD का सर्वोच्च पद जो बैठा होता है उनके माध्यम से इसको निकाला जाता है। मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दें कि इसमें हेल्प डेस्क के नंबर भी दिए रहते हैं 012040010002, लेकिन आप इन पे लगाओ तो ये नंबर कई बार उठते नहीं हैं। ऐसे ही 101204001005, 012062777787। कई बार मैंने भी प्रयास करा बट ये नंबर इसमें तो हैं, बट ये उठना ना उठना ये डिपेंड करते हैं कि उस समय वो जो उठाने वाला व्यक्ति वहाँ बैठा है वो उस मूड में है या नहीं है। कायदे एक नियम होना चाहिए कि आपका 2-3 कॉल के अंदर फ़ोन उठना, उसकी ड्यूटी ये होती है कि फैसिलिटेट करे लोगों को, और उसको फ़ोन को उठा के आपको जो जानकारी आप दे रहे हो वो ले, और जो आपको ज़रूरत है वो आपकी ज़रूरतें फ़ोन के माध्यम से पूरी की जाएँ, जो टेलीफोनिक व्यवस्था चाहिए उसके अकॉर्डिंग से। तो शेड्यूल डाटा शीट फॉर द ई टेंडरिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ 64, यानी 60, पूरी दिल्ली में 64 ऑथराइज्ड पार्किंग, क्योंकि लिखा हुआ बाकायदा scheduled data sheet for e-tender for allotment of 64 authorized parking sites including 6 clusters falling under the jurisdiction of Municipal Corporation of the Delhi on a payment of advance monthly license fee basis। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, यानी 64, मैं इसलिए बार बार 64 पे जोर दे रहा हूँ कि 64 पार्किंग पूरी दिल्ली में ऑथराइज हैं, बट आप कई बार देख लेते हो कि एक ही आपका एरिया में आप कई बार देख लेते हो कि उससे अधिक पार्किंग चलती मिल जाती। जमुना पार में देख लो, पूरी दिल्ली छोड़ो, जमुना पार में देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि 64 से कितनी अधिक पार्किंग चल रही है, बट यहाँ इसमें लिखा होगा 64 ऑथराइज पार्किंग है दिल्ली में। अब बाकायदा इसमें सारी डिटेल्स आती हैं, प्रोजेक्ट का नेम आता है, नोडल एजेंसीज़, ये सब पूरे एक फॉर्म है, परफॉर्मा है, उसको हम देखते हैं और समझते भी हैं। इन चीज़ों को इसलिए हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो उनको परफॉर्म तो करनी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेशन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल प्री रिक्विसाइट्स, यानी आपको ज़रूरतें जो भी हैं, एलिजिबिलिटी जो भी है वो क्या क्या होनी चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, साइट की डिटेल होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में द बिडर बिजनेस एट लीस्ट फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का उसका आपका बिजनेस होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को जानकारी तो 1 महीने की भी नहीं होती है, लेकिन वो पार्किंग चला रहे होते हैं क्योंकि सब लेट किए वो लोग होते हैं। एक आदमी पार्किंग लेता है और उसको सब लेट कर देता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं कि आपकी कैसे जेब से पैसा निकाला जा रहा है पार्किंग सब लेट करके। चार्जेस जो होते हैं उसके चार्जिंग से बहुत अधिक पैसा लिया जाता है। तो मेन चीज़ें बताता हूँ कि इसमें सर्कुलर में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। अब आपके डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड विद द ई टेंडर फॉर्म टेक्निकल बिड, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ई टेंडर के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, और टेक्निकल बिड के माध्यम से ही ये पार्किंग आपको अलॉट होगी। बट आप कभी भी किसी पार्किंग में जाना, आप सिर्फ उनसे ये पूछ लेना कि आपकी कौन सी तारीख को बिड हुई थी, कौन सी आपकी डेट थी, उसको ये नहीं पता हो। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता ये सब चीज़ें। जिसने पार्किंग ली वो तो घर में बैठ जाता, लेकिन वो अपने ही 8-10 लोगों को कह देता है कि सब लेट कर दिया, अब आप देखो, उसे जानकारी इसलिए नहीं होती। इसमें क्या होता है, प्री बिड मीटिंग भी होती है। बिड से पहले एक मीटिंग होती है। MCD शैल होल्ड द प्री बिड मीटिंग विद द प्रोस्पेक्टिव बिडर ऑन द डेट एंड टाइम एंड द
at the address of the venue mention on the e-tender document or any video conferencing mode से ये एक मीटिंग सेट होती है जिसमें इन सब चीज़ों को डिसीजन को लिया जा सके. The bidder will have to ensure that their queries for pre-bid meeting should reach at the address specified in e-tender document by post or email or before date and time specified in the e-tender document. जो बिडर होता है वो अपनी इंक्वायरीज़ को इंश्योर करे कि जो भी हम इसमें एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने जो एड्रेस इसमें आपने भरा है, क्या ये उचित वही स्थान है जहाँ पर ये बिड हो रही है. इस तरीके से ई टेंडरिंग में आपको प्री बिड मीटिंग में इन मीटिंग्स में इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाता है, रखा जाता है, बताया भी जाता है. रिस्पॉन्स टू प्री बिड क्वेरीज इशूज़ और द कॉरिजेंडम. अगर कोई भी इसमें बदलाव देखा जाए, अगर कोई भी कॉरिजेंडम इसमें आता है, तो जो भी क्वेरीज इश्यूज़ हैं वो आपको एक बार प्री बिड मीटिंग में डिस्कस करके और फिर उसके बाद अगर आपको कोई और निर्णय लेना होता है, क्योंकि जब ये पार्किंग दी जाती है ना तो सारे के सारे क्वारम को पूरा किया जाता है, यानी कितना गहन चर्चा होती है, कितनी सब चीज़ें 1-to-1 लाइन मार्किंग होती हैं. लेकिन जब हम धरातल पे देखते हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जाता है. उसके बाद आती है बिड सबमिशन इंस्ट्रक्शंस कि अब आपका प्री बिड बिड से पहले जो होना था हो गया, अब बिड सबमिशन में सबमिशन प्रोसीजर आपका हो गया. उसके बाद रिजेक्शन ऑफ बिड हो गया, यानी एमसीडी को यहाँ पर पूरा राइट दिया हुआ है. द एमसीडी रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल बिड्स विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न देयर ऑफ, यानी उसको पूरा अधिकार है, वो बिना रीज़न के भी अगर कोई भी बिड को रिजेक्ट करना चाहे तो कर सकती है. यानी एमसीडी को फुल फ्लैश पावर यहाँ दी गई है. लेकिन जब आप एमसीडी में शिकायत करते हो तो 10 नियम आपको बता दिए जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा. कई बार तो इन्हें अपने विभाग ही नहीं पता होते. आप अगर एमसीडी में फ़ोन करो कि भाई साहब यहाँ पर एक किसी एनिमल का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको उठा के वहाँ पहुँचाना है, तो कहते हैं ये विभाग हमारा नहीं है, वो उसका विभाग है. अगर आप स्वच्छता वाले को फ़ोन कर दो कि भाई यहाँ पर जो है ब्लॉकेजेस हो रखी हैं, यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा जमा है, तो कह देंगे ये हमारा विभाग नहीं है. क्यों? क्योंकि आप फ़ोन पे तो नहीं उसको क्या कह सकते हो, कुछ भी नहीं कह सकते हो उसको, तो बस यही कह सकते हो वैसा वैसा है, वो सीधा ही कह के पल्ला झाड़ लेगा कि ये मेरा विभाग ही नहीं है, तो आपको फ़ोन काटना पड़ जाता है. ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड थ्रू ई टेंडर. ई टेंडर के माध्यम से ये खुलता है. बिड की वैल्यूएशन होती है, टेक्निकल बिड वैल्यूएशन की जाती है. क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ई टेंडरिंग की, वो इसमें होता है. एक्सेप्टेंस ऑफ ई टेंडर बिड, ये आपका एक पॉइंट है. ये आप इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट से ही क्लियर हो जाएगा कि इसका नीचे में अर्थ क्या हो गया. कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट, यानी आपके जो कुछ भी आपसी मतभेद या कन्फ्लिक्ट हैं या फिर आपकी जो कुछ भी वहाँ पर इंटरेस्ट हैं, उसके लिए भी एक पैराग्राफ बहुत बड़ा ABCDEF, ये आपके इतने सारे इसमें पॉइंट बना के दे दिए गए हैं. करीब 6 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, एक हेडिंग और उसके बाद 5 सब हेडिंग्स हैं इसमें. एप्लीकेशन शैल नॉट हैव द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट दैट affect the e-tender process. Any application found to have a conflict or interest will be disqualified. साफ साफ लिखा हुआ है, यानी किसी की सुनवाई नहीं है जी. एमसीडी के पास पूरी ताकत है कि बिना किसी आंसरिंग क्वेश्चनिंग के आप डिस्क्वालीफाई इसको कर सकते हैं. एप्लीकेशन में बी कंसिडर्ड टू हैव ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट अफेक्ट द ई टेंडर प्रोसेस, यानी आपका जो ई टेंडर प्रोसेस है उसको अफेक्ट किया जा सकता है. तो हर जगह आने जाने की जब हमारी ज़रूरत, साधन व्हीकल, यानी चाहे वो स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, आजकल मोस्टली लोग एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी से या मोटरसाइकिल से जाते हैं. और जाहिर सी बात है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल की हैं. और उसको इस्तेमाल करने के लिए जब हम पार्किंग की बात करते हैं तो पार्किंग की जो व्यवस्था है वो एमसीडी को देखनी है. बहुत जगहों पर और भी एजेंसीज़ हैं, 1-2 जगहों को अगर देखा जाए, अदरवाइज़ मोस्टली जो पार्किंग की सुविधा है वो एमसीडी को दी गई है. और एमसीडी उन पार्किंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मा अपना रखती है, जिसके लिए एक आरपी सेल भी
बनाया जाता है और आरपी सेल का जो कार्य रहता है वो इसको फॉलो करना, जो एमसीडी के रूल रेगुलेशन है, और रेन्यूमरेटिव प्रोजेक्ट जो रहता है उसको हम आरपी सेल भी कहते हैं। एमसीडी की जो व्यवस्था है वो एमसीडी एक सिविक बॉडी है। जितनी भी नागरिकों की ज़रूरत है, जो भी नागरिक की सुविधा की अगर हम बात करें, जो भी सिविक बॉडी का जो काम होता है वो एमसीडी करती है। नाले, रोड, खरंजा, बिजली, साफ़ सफाई, लाइट, ये सब चीज़ें होती, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें एक बहुत जो कॉमन जो हमारी ज़रूरत है वो एमसीडी से ही पूरी होती है। तो एमसीडी के चाहे स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, एमसीडी के जो मलेरिया विभाग हो, एमसीडी का जो सफाई स्वच्छता का विभाग हो, एमसीडी का हॉर्टिकल्चर का विभाग हो, जितने भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एमसीडी के पास हैं। तो हमारी एक मेन जो कार्य रहता है वो एमसीडी ही करती है। और एमसीडी के जितने भी कार्य हैं वो सीधा नागरिक की सुरक्षा के साथ जुड़े होते हैं। यानी नागरिक का कुछ भी काम है तो उसमें हम कॉमन पीपल जितने भी हैं उनको 80% एमसीडी पर ही देखना पड़ता है। सुबह की शुरुआत ही हमारी एमसीडी के कार्यशैली से होती है। चाहे वो सुबह सुबह साफ़ सफाई हो, हमारी रोडों की नालियाँ हों, हमारे आसपास में कोई शादी ब्याह और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जितनी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं हमें अप्रोच करना पड़ता है एमसीडी की तरफ। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और व्यापक रूप से वो दिल्ली में तो हम कहें कि बहुत सारा प्रो भी है और एंटी भी है। क्योंकि प्रो तो इसमें है कि जो सही कार्य कर रही है एमसीडी, जो जिस पार्किंग को अलॉटमेंट एमसीडी ने बहुत अच्छे तरीके से किया, व्यवस्थित रूप से चल रही है, वो हमारे लिए प्रो है, यानी हमारी सुविधा के लिए है। लेकिन इसी के साथ साथ अवैध पार्किंग जितनी भी चल रही हैं, लोगों को परेशानियों का सबब बनना पड़ रहा है। और एक पार्किंग को सबलेट करके, एक पार्किंग का कोई भी ढांचा नहीं होता है, लेकिन क्या किया जाता है कि उस पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि वो एमसीडी की पार्किंग है, जिससे कि खतरा बढ़ जाता है हमारी सुरक्षा को, खतरा बढ़ जाता है एक्सीडेंट को, खतरा बढ़ जाता है हमारी पॉकेट के ऊपर। और वहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्किंग को अवैध रूप से चला रहे होते हैं, और अवैध रूप से चलाने वाले हमेशा नुकसान करते हैं। अभी हम बात करते हैं आरपी सेल की, जहाँ पर आरपी सेल के पास पावर होती है कि हर चीज़ को व्यवस्थित रूप से चलाना। असिस्टेंट कमिश्नर हों, कमिश्नर साहब हों, ये सब लोगों को जो है चीज़ों को नोटिफाई करना होता है और सही से एमसीडी की पार्किंग चले इसको इसमें देखना होता है, और एमसीडी के नियम के अनुसार पार्किंग चले ये सब देखना होता है। इनको अगर कोई भी इनवैलिड पार्किंग चला रहा है या पार्किंग अलॉटमेंट होने के बाद भी जो उनका सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग अगर ये काम नहीं हो रहा है, या फिर जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये काम नहीं कर रही एमसीडी, तो आरपी सेल को जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। उसकी पार्किंग के जो डॉक्यूमेंट हैं, उसकी जो वैलिडिटी है, उसको निरस्त करने का भी अधिकार है। परंतु कई बार हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि सब चीज़ें पैसे के आड़ में दबा दी जाती हैं, और जिससे कि सीधा सीधा नुकसान होता है जनता को। अभी क्या है, एमसीडी को जहां पार्किंग देनी होती है उसका जो कार्य है वो 24/7 का भी होता है कई जगहों पर हम देखें तो। लेकिन एमसीडी की पार्किंग की कुछ जो बारीकियां हैं वो समझनी पड़ेंगी, क्योंकि एमसीडी की पार्किंग में जो नियम बनाए गए हैं वो नियम बनाएंगे कि अगर कहीं भी एमसीडी की पार्किंग अलॉटमेंट हो रहा है तो वहाँ पर एक तो कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं होना चाहिए और डार्क स्पॉट हो, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर लाइट की सुविधा ना हो। तो ये बिल्कुल आश्वस्त करना पड़ता है कि जो भी पार्किंग टेंडर हो रहा है, ई टेंडरिंग के भी माध्यम से भी पार्किंग जाती हैं, उसको
वहाँ पर ये दिखाना पड़ता है कि एक स्पेशियस जगह है, वहाँ पर ट्रैफिक में कोई कंजेशन नहीं आएगा, वहाँ कोई हॉस्पिटल और आसपास में कोई एम्बुलेंसेस जो हॉस्पिटल्स जाती हैं वो पार्किंग की कारण वहाँ फंसेंगी नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो सबसे पहला मुद्दा कि क्या पार्किंग जो चलती है वहाँ प्रॉपर लाइटिंग है। दूसरा, जो पार्किंग चला रहा है उसको वहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरास करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी गाड़ियाँ कोई भी गाड़ियाँ खड़ी करता है या कोई भी पार्किंग में वारदात होती है या फिर कोई भी ऐसी समस्या का उत्पन्न होता है जो कि पार्किंग में नहीं होनी चाहिए। कोई दारू नहीं पी रहा, कोई नशा वहाँ नहीं कर रहा, गाड़ी सुरक्षित है, किसी ने गाड़ी को क्षति तो नहीं पहुँचाई, कोई पार्किंग में लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, कोई वहाँ गुंडागर्दी तो नहीं चल रही है। इसके लिए एक सर्वेलेंस होना चाहिए। उसके लिए एक पार्किंग में नेसेसरी है कि कैमरे होने चाहिए। तीसरा, पार्किंग अगर चला रहे हैं तो एक एप्लीकेशन है एमसीडी का, ऑथराइज्ड जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से ही पार्किंग की स्लिप्स होंगी। कोई मैनुअल स्लिप्स नहीं दी जाती हैं, क्योंकि मैनुअल स्लिप्स पार्किंग एमसीडी नहीं अलाउ करती है। उसमें आपको जो पेमेंट है वो क्यूआर कोड से भी दे सकते हैं, और क्यूआर कोड के अलावा आप अगर कैश दे रहे हैं तो भी स्लिप जो आपको मिलेगी वो ऑनलाइन जनरेटेड मिलेगी, और उसमें साफ साफ जो है एमसीडी की पार्किंग का जो स्टिकर या लोगो जो कुछ भी रहेगा वो वहाँ मिलेगा। पार्किंग प्रो एप्लीकेशन एमसीडी का जो रहता है उस पर आप उसको देख सकते हैं। और ये भी होता है कि कई बारी कुछ ऐसा तो नहीं है तो पैसा किसी गलत अकाउंट में जा रहा है या फिर उस पैसे का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है या फिर कोई फेक या फर्जी अकाउंट तो नहीं है, तो उसके लिए भी आप उस एप्लीकेशन पे एमसीडी का जो क्यूआर कोड है उस पर एमसीडी का लोगो होना चाहिए, उस पर दिखना चाहिए कि एमसीडी की पार्किंग है। प्रॉपर नाम आप क्यूआर कोड में जब स्कैन करते हैं तो उसमें नाम आना चाहिए, और नाम जिस नाम से पार्किंग है उसी का नाम आना चाहिए। जो भी ऑथराइज्ड साइन है उस साइन को आप देख के ताकि अवॉइड कर सकें फेक क्यूआर कोड को। ये सब चीज़ें हम लोग कॉमनली नहीं देखते हैं, और जो कि एमसीडी को नियम में है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत जगहों पर एमसीडी ने पार्किंग तो दी हुई है बट वो पार्किंग सबलेट हो गई हैं। जहां पार्किंग दी हुई है उस पार्किंग के अलावा भी पूरा एरिया एनक्रोच स्वयं से वेंडर्स जो भी होते हैं उन्होंने किया हुआ है, जो लोग पार्किंग ले रहे हैं। तो अगर कहीं भी आपको पर्ची मिल रही है, मैनुअल पर्ची मिल रही है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग उस पार्किंग की पेमेंट ना करें। अगर कोई वर्दी में नहीं है, आइडेंटिटी प्रॉपर कार्ड नहीं है, आपको मैनुअल पर्ची दी जा रही है, तो उस पार्किंग की पेमेंट ना करें। अपनी आवाज़ को रेज़ करें और तुरंत वहाँ पर जो लगता है उचित कि मैं किसी को कंप्लेन कर सकता हूं, तो आप जो भी अप्रोच, अगर आप आरपी सेल को अप्रोच कर सकते हैं तो करिए। उसका जो टोल फ्री नंबर है उस पर करिए। अगर एमसीडी का टोल फ्री नंबर आपको पता है, नहीं तो गूगल से सर्च कर लें, उस पर करिए। अन्यथा कुछ भी नहीं पता होता है तो आप पुलिस को भी इसकी शिकायत दे सकते हैं। पुलिस कई बारी कहती है कि भाई हमारा काम तो सिर्फ झगड़े को सुलझाना है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज़ अवैध चल रही है, उसकी गतिविधि की सूचना अगर पुलिस को दी जाती है तो पुलिस को उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको विभागीय जांच करवानी चाहिए। और उस समय उस समस्या पे जहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, जहाँ पर एक नागरिक खड़ा है, पुलिस का कर्तव्य बनता है कि आपका झगड़ा होगा तभी आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर किसी गलत एक्टिविटी की अगर आपको जानकारी मिल रही है, जहाँ पर कोई ऐसी वारदात हो सकती है, जहाँ पर कोई भी कल को कोई हंगामा हो सकता है, तो वहाँ पर पुलिस को विभागीय जांच करने का पूरा अधिकार होता है। वहाँ पर आप एप्लीकेशन अपने पुलिस को भी दे सकते हैं। वहाँ पर आप उनको शिकायत में बता सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी चल रही हैं जिससे कि आम नागरिक को परेशानी है। उस समय उस शिकायत को पुलिस विभाग में डाल सकती है, आरपी सेल को भी भेज सकती है, वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकती है
और इन सब इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करके आपको दी जा सकती है। CCTNS जो उनका एक सॉफ्टवेयर है उस पे भी आपको वो इन चीज़ों को दे सकते हैं। MCD का जो काम है वो एक पार्किंग अगर हम देखें उसमें क्या है, प्रॉपर आपको फीजिबल चीज़ें प्रोवाइड करवाना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी सुरक्षित है या नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं वो पार्किंग में कोई गलत आपसे चार्ज तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी चार्ज लेता है तो स्कूटर का अगर 10 रुपये का चार्ज तो 10 ही रुपये लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपके आवर्स बढ़ रहे हैं तो एज़ पर रूल जो चार्ज होना चाहिए वही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बारी हम लोग देखते हैं कि पार्किंग व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। ऑन रोड पार्किंग MCD लगा रही है, MCD के बोर्ड्स लग जाते हैं। मैं बहुत जगह की पार्किंग बता सकता हूँ, डिलाइट सिनेमा के सामने, रोडों पे, ब्रिजेस हैं उसके नीचे, या फिर जो हमारी फुटपाथ है उनके ऊपर पार्किंग चल रही हैं। डिलाइट सिनेमा के सामने भी है। आप देखो खजूरी पे अवैध पार्किंग चल रही है जो कि कहीं भी नोटिफाइड नहीं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे जो है RP सेल ने पार्किंग के टेंडर निकाला और कहाँ कहाँ पे ऑथराइज पार्किंग है। आप देखोगे कि भजनपुरा 3.5 पुस्ता के सामने पार्किंग है, वो भी अवैध है। आप देखोगे कि हनुमान मंदिर में, जहाँ पर मरगढ़ वाले बाबा हनुमान मंदिर है, वहाँ पर पूरा एरिया राइट लेफ़्ट फ्रंट अपोजिट हर जगह पर पार्किंग को बसा दिया गया है। रोड चलने को नहीं बचे हैं, पूरी पार्किंग वहाँ पर दे दी गई है और उसका पैसा वसूली की जाती है। क्या प्रॉपर एक नक्शा नहीं होना चाहिए? अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको ये नहीं पता होता है कि पार्किंग अलॉटमेंट हुई है तो उसका प्रॉपर नक्शा हो कि भाई अगर पार्किंग ब्रिज के नीचे की दी है तो उसमें लिखना प्रॉपर चाहिए कि ब्रिज के नीचे की पार्किंग है और इसका ये नक्शा है। उस नक्शे में मेंशन होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक की पार्किंग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मजनू के टीले के पास, मजनू के टीले पे तो हद है कि जब आप देखेंगे कि हम सिग्नेचर ब्रिज से बस अड्डे की तरफ को मुड़ते हैं, ISBT की तरफ, मजनू के टीले की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ तो रोड को आधा रोड एनक्रोच कर दिया। रोडों पे गाड़ी लगी हुई, वहाँ भी बोर्ड लगा है कि दिस इज़ MCD ऑथराइज पार्किंग। तो आप समझ सकते हैं कि हादसा होने के कितने बड़े चांसेस होते हैं। गाड़ियां टकरा सकती हैं, रोडों पे रॉन्ग साइड पे पार्किंग खड़ी हुई हैं, रोडों पे पार्किंग के लोग MCD की पार्किंग बता के, और हो सकता है अगर MCD भी इसमें पार्किंग दे रही है, इन्वॉल्व है, तो ये जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं और जितने भी टैक्स पेयर हैं उनके साथ ये ठीक व्यवहार नहीं है। क्योंकि सबकी सुरक्षा और सबको अच्छी सुविधा देना ये हमारा कर्तव्य होता है। वहाँ पर अगर छोटे से लालच के लिए पार्किंग बसाई जा रही हैं तो वो एक बड़े हादसा का भी कारण बन सकती हैं। अब मैं आपको इसमें बता दूं कि जो RP सेल है, उस RP सेल में आप एक लिस्ट देखेंगे। उस लिस्ट में मैं 2-3 नाम पहले आपको बताता हूँ, फिर उसको कंक्लूड करता हूँ। जैसे क्लस्टर, मैं एक पार्किंग का बता रहा हूँ, इसका जोन पड़ता है वेस्ट क्लस्टर फर्नीचर मार्केट, जेल रोड एंड न्यू कृष्णा पार्क। आपने ये पार्किंग का एड्रेस सिर्फ लिख दिया, इसका मैपिंग का कोई भी लिंक इस पर शेयर नहीं है। अगर आप को पता है कि हमने पार्किंग को देना है तो उसका एक मैप और नक्शा बनता है कि भाई इसमें आपने लिख दिया है जेल रोड एंड न्यू कृष्णा पार्क। अब आप इसमें कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो कहाँ से कहाँ तक की पार्किंग आपने दी है? तो आप मैप का एक लिंक इस पर अगर अपलोड करेगा तो कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो उसमें देख पाएगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पार्किंग दी गई है। इसमें क्या घोटाला हो जाता है, आपने
पर्टिकुलर जगह का सिर्फ मेंशन कर दिया, लेकिन आपने ये मेंशन नहीं किया कहाँ से कहाँ तक। ये क्या होता है, वो जो पार्किंग लेता है वो लेता तो एक जगह है, लेकिन उस पूरे एरिया को वो पार्किंग बना के और अपना राज वहाँ पर स्थापित कर देता है। किस तरीके से जो पार्किंग उठाई हुई होती है उसका कोई नक्शा नहीं बनाया होता है। मैंने आपको एक नंबर बताया, क्लस्टर फर्नीचर मार्केट, जेल रोड, न्यू कृष्णा पार्क। आपने ये एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे दिया सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द पार्किंग साइट, जोन कौन सा पड़ता है, आपका कितने का टेंडर है और कितने तक का वो टेंडर हुआ है, ये सब आपने फिगर्स यहाँ पे दी हुई हैं। परंतु आपने इसमें कहीं भी ये नक्शा नहीं डिस्क्लोज़ किया, ना कोई एनक्लोजर है इसका, ना कोई लिंक है कि आपने अगर न्यू कृष्णा पार्क लिखा है, अब न्यू कृष्णा पार्क का कितना एरिया आपने पार्किंग में दिया हुआ है वो तो इसमें मेंशन होना चाहिए। न्यू कृष्णा पार्क का मतलब हो गया, अब जहाँ तक वो कृष्णा पार्क, न्यू कृष्णा पार्क आता है, जो पार्किंग लेता है वो पूरे को अपना जागीर समझने लगता है, पूरी पार्किंग अपने अंडर ले आता है, एक एरिया को लेता है, सबलेट कर करके 3-4 पार्किंग उसकी बना देता है और हर जगह बोर्ड लगा होता है MCD ऑथराइज पार्किंग। अब इसमें जो कॉमन मैन है 10 रुपये 20 रुपये के चक्कर में इन्वॉल्व इसलिए नहीं होता है, कहते कि कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये एक लोग के साथ हो रहा है? डेली हज़ारों लोगों के साथ ऐसा होता है। कितना धंधा चल रहा है, कितना ज़्यादा यहाँ पर फेक चीज़ें चलती हैं, कितना ज़्यादा लोगों की जान माल का तो जो है वहाँ पर खतरा है ही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ प्रश्न कर दे तो उसके साथ झगड़ा कर देते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर सही आवाज़ उठा दे तो वहाँ पे एक नेक्सस होता है, गुंडागर्दी का माहौल बना दिया जाता है। कोई भी अगर आवाज़ उठाता तो कहता है चलो 10, 20, 50 रुपये दे दो, हमें यहाँ पर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और ये सब नहीं करना। पुलिस का इसमें क्या रोल है? पुलिस से अगर कोई शिकायत करता तो पुलिस सीधा कहती है कि भाई हमारा काम होता है क्राइम जहाँ हुआ है उसमें इन्वॉल्व होना, हमारा काम, ये तो विभागीय चीज़ें हैं, यहाँ तो MCD में जाके कंप्लेंट करिए। तो जनता जो नॉर्मल होती है वो इन सब चीज़ों में क्यों नहीं पढ़ पाती? वो ज़्यादा क्या करती है, अगर कॉल सेंटर पे नंबर मिलाएगी तो कॉल सेंटर पे नंबर नहीं मिलता, MCD का किसी टोल फ्री नंबर मिलाती है, MCD का टोल फ्री नंबर नहीं मिलता। अगर कभी खुदा न खास्ता मिल भी गया तो आपस में कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं नहीं आपने गलत विभाग में मिला दिया, ये तो मलेरिया का विभाग है, दूसरे में मिलाइए, दूसरे वाले को मिलाए तो हेल्थ वाला है उसमें मिलाइए, तीसरा वाला कहता है हॉर्टिकल्चर का उसमें मिलाइए, चौथा कहता है ये तो MCD का जोन नहीं पड़ता, आपने गलत जोन में मिलाया, दूसरे जोन में मिलाई। आप समझिए एक व्यक्ति कितना परेशान होता है। तो ये ट्रांसपेरेंसीज क्यों नहीं है? क्यों नहीं? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपने आप को सही चीज़ को साबित करना चाहता है तो इतना फिजिबल क्यों नहीं बना रखा है? दूसरा चीज़ है कि जब हम MCD को सबलेट, पार्किंग सबलेट करते हैं उस पर बहुत मोटा जुर्माना RP सेल को लगाना चाहिए। जब हम किसी भी MCD पार्किंग में लाइट की सुविधा नहीं है, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आपके कैमरे की सुविधा नहीं, वहाँ रजिस्टर मेंटेन नहीं है, वहाँ वर्दी में अगर कोई नहीं पार्किंग की पर्ची स्लिप्स दे रहा, और स्लिप भी दे रहा अगर मैनुअली, क्योंकि जो नियम है वो ऑनलाइन डिजिटल स्लिप्स होनी चाहिए विद सिग्नेचर, जो भी ऑथराइज सिग्नेचर वाला QR कोड होता है वो, और उसमें भी MCD का लोगो होना चाहिए। वो अगर नहीं दे रहा है, आवर्स का जो एक पैसे लेने का जो तय सीमा है उससे अधिक कोई पैसा लेता तो RP सेल का काम होता है कि अगर ऐसा पाया जाता है, ज़रूरी है हर कोई व्यक्ति कंप्लेन करे, आपकी भी सर्विलेंस होनी चाहिए, आपके भी ऐसे लोग होने चाहिए, उसको क्रॉस चेक करें। अगर चलो नहीं आपके लोग कर रहे हैं तो अगर किसी ने शिकायत अगर करी है तो इंस्टेंट कार्रवाई करें ताकि इन चीज़ों से पब्लिक को परेशानी ना हो, चीज़ें दुरुस्त हो पाए। लेकिन ऐसा अगर कोई करता है तो क्वेश्चनिंग में वही व्यक्ति आ जाता है और पुलिस को ये होना चाहिए, अगर कोई शिकायत करता है तो आप विभागीय जांच आप कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन लेना चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी चीज़ में क्राइम होने के लिए वेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि
अगर कोई शिकायत कर रहा है तो शिकायत का मतलब ही होता है कि परेशानी है तब शिकायत हुई है। तो आपको वहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें पहले क्राइम हो तब हम शिकायत लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन आपको देता है तो आप उसको स्वीकार करके आप उसको विभाग में भेज सकते हैं। आप विभाग में भेजने के बाद इतना कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा आया है, क्या ये सही है या गलत है। अगर आपको लगे वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अलग अलग विभाग को भी उन चीज़ों को भेज सकते हैं, विजिलेंस को भेज सकते हैं, क्राइम वालों को भेज सकते हैं। आप विभागीय जो भी उनका एमसीडी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर, क्योंकि शिकायत पे कार्रवाई तो की जा सकती है, परंतु हर कोई अपने आप को बचाने में कैसे हम बच सकें ऐसा होता है। कई बार बीट के ऑफिसर्स, बीट के अधिकारी कंट्रोल कर लेते हैं लोकल एरिया जो सब लेट पार्किंग होती है वहाँ पर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडी पटरी, आपकी अनऑथराइज चीज़ें, आपका जितना भी एनक्रोचमेंट होता है, ये पुलिस के नाक के नीचे ही होता है। पुलिस को पता होता है कि पार्किंग लग रही है, सही है गलत है, परंतु क्यों बसने देते हो। आप ऐसे मौके की तलाश में होते हो कि जब कोई शिकायत करेगा, जब कोई बड़ी एक्शन लिया जाएगा तब होगा। क्यों कोई रेडी पटरी और इन चीज़ों को बसने देते हो कि एमसीडी की तो जगह है, लेकिन पुलिस का भी एक रोल होता है। अगर कोई है तो बीट अधिकारी का काम होता है अवैध गतिविधियों को रोकना, बीट का काम होता है। कोई भी अगर नशा हो रहा है, कोई भी अगर वहाँ पर ऐसी वारदात होने का आशंका है, कोई गलत एक्टिविटी चल रही है, तो उसकी सूचना अपने अधिकारियों को देना, नोटिफाई करना, जगहों को चिन्हित करना, सब कुछ हम लोग बसाते हैं। सब कुछ हम लोग पहले तैयार करते हैं। एक हम बजट तैयार कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रोड है, इसका बजट क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का एरिया वो हमारे अंडर है, इसका कितना कलेक्शन होना चाहिए, हमारी एक थाने में कितनी कलेक्शन होनी चाहिए, क्या किसी से छुपा है क्या। क्या थानों की कलेक्शन के आधार पर थाने अलॉटमेंट नहीं होते? क्या बीट वाले को अधिकार होता है कि आप रेडी पटरी वाले को दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए, कहता बीट वाला अलग पैसे लेके जाता है और एमसीडी के अधिकारी अलग पैसा मांगते, नहीं तो कहते हैं कि तुम्हारा तंदूर जला देंगे, तुम्हारा तंदूर उठा देंगे, तुम्हारा। सबसे पहले वो तंदूर लगता ही क्यों रोडों पे? रेडियाँ उन साइट्स पे खड़ी क्यों होती है जहाँ ट्रैफिक का आवागमन है, जहाँ से एम्बुलेंसेस निकलती है, वहाँ पे रेडी पटरी क्यों बिछ जाती हैं? पूरी बाजार के बाजार क्यों लग जाते हैं? कई बार तो हम साप्ताहिक बाज़ारों के भी इनको पसंद इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, लोगों को निकलने की जगह नहीं है। एम्बुलेंसेस साप्ताहिक बाज़ारों में भी फंस जाती हैं। लेकिन कई बारी हम लोग अपने व्यक्ति को एम्बुलेंस के अंदर तड़पता देखते हैं, किसी के ऊपर कोई जू नहीं रेंगता। तो पुलिस का भी ये बात मैंने थोड़ी सी ऐड ऑन इसलिए कर दी कि पुलिस आँख नाक कान, कानून व्यवस्था का पुलिस के पास होता है और पुलिस को बहुत कुछ देखना है। पुलिस को हर चीज़ की जानकारी होती है, क्या कहाँ हो रहा है पुलिस को सब पता होता है, परंतु उन चीज़ों को ले दे के तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दिया जाता है कि सारा का सारा सिस्टम ही जो है ख़राब हो जाता है। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि जब अति ज़्यादा हो जाती है तो डेमोलिशन होना शुरू हो जाता है, बसे बसाए चीज़ों को तोड़ना शुरू हो जाता है। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि वो चीज़ बसने ही क्यों दी जाती है जब वो अवैध होती है? हम बाद में क्यों कहते हैं अवैध बसा हुआ है? आपके रहते हो बस कैसे गया वो? तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि गलत आप पहले भी थे और गलत आज आप भी हैं। एमसीडी अगर किसी को उजाड़ रही है तो पहले भी एमसीडी गलत थी जब उसे बसने दिया था। आज आप उजाड़ के एक नया पिक्चर सामने जब ला देते हो, क्यों भाई? आपके रहते हो बस गया तब आपने नहीं देखा क्या? पुलिस ने उस चीज़ को नहीं देखा? एक व्यक्ति को आप सब कुछ करने देते हो और साल 2 साल 4 साल में आप एक बार रेड करके उसको हटा दे तो उसके बाद फिर महीने 2 महीने में बस जाता है, 2 4 10 दिन में ही बस जाता है। तो इन चीज़ों का संज्ञान लेना पड़ेगा, अधिकारियों को भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर नागरिक आपका
के अंदर का ही कोई ना कोई व्यक्ति होता है। आपके जैसे बच्चे वैसे दूसरे नागरिक के बच्चे होते हैं, आपके जैसे घर की परिस्थितियाँ दूसरे की भी होती, किसी की ज़्यादा अच्छी होती, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी के बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, किसी के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को भूल जाए। अधिकार तो संविधान में, कानून में सबके बराबर दिए हैं। अगर कोई काम किसी रईस ज़्यादा से गलत होता तो उस पर भी आईपीसी या फिर बीएनएस की धाराओं के माध्यम से मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और गरीब के बच्चे से कुछ हो जाता है तो उस पर भी वही होना चाहिए। तो वहाँ ये थोड़े अमीर के ऊपर धाराएं आप कम कर दोगे, कोई भी गरीब का है तो उसको जो है जब मर्जी उजाड़ दोगे। कई जगहों पे ये भी देखा है कि अमीरों के भी जब बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं वो आगे की रोड एनक्रोच करे बैठे हैं, वो अपने रेड कारपेट रोडों, एमसीडी रोडों तक बिछा देते हैं। क्यों भाई, आप बिछने क्यों दे रहे हैं? तो पैसे की कलेक्शन अगर हो रही है वो भी गलत है। पैसे की कलेक्शन के बिना कोई भी व्यक्ति 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास में टोटल ऐसा एक अधिकार है जिससे कि आप चालान भी कर सकते हो, उसको डेमोलेशन भी कर सकते हो। आपके पास पूरा तंत्र होता है, आपके पास पूरा जो है सिस्टम होता है, लेकिन आप अपने आप को उस समय बसाकर सिर्फ और सिर्फ छोटे से लालच के लिए बसने देते हो। चलो हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं एमसीडी का। तो हम लोग बता रहे थे कि एमसीडी की जो पार्किंग है वो इतनी अवैध है। तीसरा नंबर पढ़ा हूँ, दशहरा ग्राउंड बुढ़ेला। अब आपने दशहरा ग्राउंड बुढ़ेला कर दिया, आपने इसकी लोकेशन क्यों नहीं डाली? आपने दशहरा ग्राउंड कर दिया तो दशहरा ग्राउंड के बाहर पार्किंग हो रही है, दशहरा ग्राउंड के अंदर हो रही है। और अगर दशहरा ग्राउंड के अंदर की पार्किंग हो रही है तो आप ये लगा लो उस दशहरा ग्राउंड में और कुछ होना नहीं चाहिए। फिर आप ये तो डालिए कि दशहरा ग्राउंड में कहाँ पर, उसके आगे, उसके पीछे, उसके अंदर, उसके दाएं, उसके बाएं, कुछ नहीं डालना। क्यों? क्योंकि एक जगह डाल दो और उसके आसपास का एरिया ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे जितनी भी पार्किंग अलॉटमेंट है, कहीं भी खजूरी की पार्किंग नहीं लिखी हुई है, कहीं 3.5 पुस्ते की पार्किंग नहीं लिखी हुई है, कहीं भी यहाँ पर मजनू के टीले की पार्किंग का जिक्र नहीं है। बट यहाँ सब पार्किंग चल रही है। ये मैं वो लिस्ट बता रहा हूँ जो लिस्ट स्वयं से एमसीडी के आरपी सेल पे मिली है, इसमें लिखी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक हनुमान मंदिर जिसकी एक शिकायत भी हुई है, उसकी एफआईआर हो रखी है। कंप्लेन हो रखी है। एफआईआर तो जांच के बाद होगी, क्योंकि अभी बीट अधिकारी जांच करेंगे, जांच के बाद देखेंगे अगर वो गलत पाया जाता है तो। मैं आपको बता दूं, 58 नंबर पे जब हम आते हैं 58 नंबर पे, हम लोग 58 नंबर पे देखते हैं, लिखा हुआ है जमुना बाजार हनुमान मंदिर, बिहाइंड हनुमान मंदिर। आपने सिर्फ ये एड्रेस लिख दिया। अब आप ये बताइए, जमुना बाजार बिहाइंड हनुमान मंदिर, आप बिहाइंड कैसे करोगे? हमारा जो मंदिर है, अगर हम उसके बिहाइंड देखें तो आपने कौन सी रोड को चिन्हित किया? उसके बिहाइंड तो बहुत बड़ा स्पेस है, वहाँ फ्लाईओवर है। अगर आपने फ्लाईओवर के नीचे की पार्किंग लिखना चाहिए था कि फ्लाईओवर के नीचे, उसका एक नक्शा चिपकाना चाहिए था, उसका इसमें लिंक देना चाहिए था ताकि लोग, पढ़े लिखे लोग नक्शा देख लें। आप अगर जमुना बाजार में देखो तो आप लेफ्ट में भी देखते हो पार्किंग हो रही है, राइट में भी देखते हो, आप फ्रंट में भी देखते हो, आप बिहाइंड में भी देखते हो, आप ब्रिज के नीचे भी देखते हो, आप रोडों पे भी पार्किंग देखते हो। आप जो है फ्लाईओवर के नीचे एक एरिया जो लोगों के लिए सुविधा के लिए होता है, वह ग्रीनरी होनी चाहिए, तो वो पार्किंग वालों को दिया, वहाँ पूरा डार्क स्पॉट है, पूरा
जो है गाड़ियाँ ऐसे खड़ी रहती हैं कि पता नहीं महीनों से खड़ी हुई हैं, पुलिस की गाड़ियाँ ऐसे खड़ी रहती हैं कि महीनों से खड़ी हुई हैं। मुझे समझ नहीं आता कि पार्किंग वसूली पुलिस वालों से नहीं की जा सकती क्या? ऑन ड्यूटी अगर कोई चीज़ आती है तो अलग विषय, किसी इमरजेंसी में कोई आ गया, बट पुलिस वालों से भी पार्किंग लेना चाहिए कायदे में तो। और वो पार्किंग का स्पेस है ही नहीं, मैं डैम श्योर हूँ। इसलिए क्योंकि वो सब लेट की हुई पार्किंग है। आपने यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है कि जमुना बाज़ार हनुमान मंदिर, बिहाइंड हनुमान मंदिर। तो इसमें आपको चिन्हित करना चाहिए था कि कौन सी जगह है वो। बिहाइंड हनुमान मंदिर में फ्लाईओवर के नीचे की पार्किंग अगर है, अगर वो वैलिड है, तो मुझे इसमें एक नक्शा अगर दिखे तो मैं बता पाऊँ कि भाई वो फ्लाईओवर के नीचे की पार्किंग आपने नहीं दिखाया। आप जब जमुना बाज़ार में जाते हैं तो रोडों पे पार्किंग लगी हुई है, उसके सामने एक हॉस्पिटल भी है, वहाँ इतना कंजेशन हो जाता है, इतना रश हो जाता है कि वो पार्किंग पूरी की पूरी रोडों पे भी भर दी जाती है। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो ट्रैफिक पुलिस की है। ट्रैफिक पुलिस भी उस समय चुप रह जाती है, ट्रैफिक पुलिस भी कुछ नहीं मुँह वो करती है। लेकिन यहीं अगर पार्किंग वाले को आप 10, 20, 30 रुपए दे रहे हो तो वो आपकी गाड़ी खड़ी होगी। अदरवाइज़ कई बार तो ट्रैफिक पुलिस वाले एक नॉर्मल व्यक्ति की गाड़ी को टो कर लेंगे, और अगर कोई गलती से गलत पार्क कर गया, ऐसे पार्किंग अवैध चलने उसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन गलती से कोई अगर गलत पार्क कर गया तो वहाँ पर क्या होता है, 10,000 रुपये का जुर्माना। आप समझो एक नॉर्मल आदमी जिसको नहीं पता है, अगर रोडों पे गाड़ी खड़ी है, आपने वहाँ पर रोडों पे जो लोग पार्किंग काट रहे हैं उनको अगर 20, 30, 40, 50 रुपये दे दे जो कि अवैध है, तो आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी। लेकिन आपने मना कर दिया, बोला नहीं जी, हम जब सबकी खड़ी तो मैं भी खड़ी कर जाऊँ। वैसे तो नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। जहाँ पर प्रॉपर स्पेस है वहीं खड़ी होनी चाहिए, पार्किंग व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया कि लोगों की लगी हुई है जिससे 30-30, 40, 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं, और किसी व्यक्ति ने कहा ये तो आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, बट मुझे इमरजेंसी है, मैं कर, तो उस समय वो गाड़ी अगर खड़ी गलती से भी कर जाए, उसको हॉस्पिटल भी जाना हो या वहाँ खड़ी करके हनुमान मंदिर के बाबा जी के दर्शन करने हो, तो उसको अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ इतना कह दिया कि या तो यहाँ कोई खड़ी ना हो, क्योंकि पार्किंग तो ये वैलिड है ही नहीं, और पार्किंग के चार्जेस भी नहीं लिए जाने चाहिए। मैं भी यहाँ खड़ी नहीं को, लेकिन सबकी खड़ी है और आप इसको जायज़ ठहरा देते हो, सिर्फ 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये जो भी चार्ज आप ले रहे हो उसको कह के, तो आप उसको भी तो अवैध ही चला रहे हो। तो इतने में क्या करेगा कि ट्रैफिक पुलिस को नहीं पता, ट्रैफिक पुलिस उसमें लॉक लगा देगा टायर में, ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पर टो करा देंगे गाड़ी, ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के 10,000 का चालान आपको कर देंगे। और चालान अवैध पार्किंग, रॉन्ग साइड, आपका जो है गाड़ी में जो कुछ भी चीज़ें और होंगी, क्योंकि वो आजकल तो डिजिटली डालते हैं, सब आ जाता है, वो सब इम्प्लीमेंट करके 10 नहीं 20,000 का भी चालान बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लोक अदालत में भी कहा जाता है कि जब तक आप साइन नहीं कराएंगे किसी, जब अंधेर गर्दी हो गई तो कोर्ट ने भी बोला, माननीय कोर्ट ने बोला कि भैया साइन तो करा लिया करो, आप अपने गए, आपने कैमरा लगाया, क्लिक करी, आपने कैसे चालान बना दिए लोगों के? आप इतना फ्रीली कैसे चालान बना पूर्ति कर रहे हो चालान के? आपके टारगेट पूरे, पहले तो पूरा महीना आप लोग अपना एक बजट सेट करते हो, उस बजट को क्रैक करते हो, और जैसे ही ये ऊपर से प्रेशर आता है कि भाई चालान तो हुए नहीं, चालान जा कहाँ रहे, फिर आप अंधेर गर्दी मचाते हो, सबके चालान ठोकना, पीछे से फ़ोटो खींचा, आगे से फ़ोटो खींचा, भागम भाग, एक एक जगह पे 10-10, 20-20 लोग आपको पुलिस के मिल जाएंगे एक चौक पे। क्यों? क्योंकि महीने के अंत में आपको चालान पूरे करने पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे ये सिस्टम में जितने लोग हैं स्वयं से अपने देश को बर्बाद करने की जो भूमिका निभाते हैं, और अपने देश में जितनी अवैध चीज़ चलती हैं वो अधिकारियों के बिना नहीं चल सकती हैं। देश आज भी इन नागरिकों के कारण टिका हुआ है, इन नागरिकों जो ईमानदार उनके कारण ही टिका हुआ है, लेकिन भ्रष्ट लोगों के कारण
बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में बर्बाद हो रही हैं, जिसका संज्ञान लेना ज़रूरी है। कुछ हम पर्सनली चीज़ों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पार्किंग की जो व्यवस्था है उसमें आरपी सेल को पूरा का पूरा अधिकार है किसी भी पेनल्टी को इम्पोज करने का। अगर कोई भी व्यक्ति उसको ठीक से नहीं चला रहा है पार्किंग को, तो उसको डिसमिस करने का, उसको डिस्पोज ऑफ करने का, उसको समाप्त करने का, उसको निरस्त करने का पूरा अधिकार आरपी सेल के पास होता है। लेकिन आरपी सेल क्यों चुप रहता है, ये मुझे आज तक नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि आरपी सेल को भी मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी, और मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो अवैध चीज़ चलेंगी। आपने स्थान तो दिया है एक, लेकिन उसको सबलेट करते एक स्थान पे 10 पार्किंग बन जाती हैं। अब ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा रेट्स भी इनके बता दूं, टाइप ऑफ व्हीकल और उसके रेट। अगर कार है तो कार के 20 रुपये पर आवर के हिसाब से लिए जाते हैं, और 24 आवर अगर आपने कार खड़ी करी है तो उसके 100 रुपये बनते हैं। लेकिन आप कभी भी देखना, अगर आप 24 घंटे कार खड़ी करने का MCD एरिया में बताओ, लोग 300-300 रुपये ले लेते हैं, जो कि अंधेर गर्दी होती है, जो कि अपनी मनमानी वसूली होती है। और अगर आप डे पासिस पर मंथ के हिसाब से बनाते हो तो आपको पूरे महीने में 1200 रुपये देने होते हैं एक, अगर आप पार्किंग कहीं पर खड़ी करते हो अपनी गाड़ी तो। ये है कार के। 2 व्हीलर का जो रहता है वो 10 रुपये रहता है, 10 रुपये पर आवर के हिसाब से रहता है। अगर आप इसको 24 घंटे के लिए खड़ा करते हैं अपना MCD की पार्किंग 2 व्हीलर, तो 50 रुपये आपको देने पूरे दिन के, 24 घंटे के, यानी सुबह 10 बजे खड़े को अगले दिन 10 बजे तक के आपको 50 रुपये मात्र देने। अगर आप इसको मंथ के हिसाब से बना लेते हो तो आपको 600 रुपये का पास बन जाना चाहिए MCD पार्किंग से। तो ये सब चीज़ें, और उसमें क्या होता है, आप चाहे 1 घंटा खड़ी कर लो पूरे दिन, चाहे पूरा घंटा खड़ी कर लो 600 रुपये में। तो ये एक MCD का रेट है। लेकिन कभी भी आप अगर जाओगे तो आपको मिलेगा कि आपसे अनवांटेड चीज़ें और बिना किसी लिस्ट के इसकी वसूली की जाती है। आप बसेस, ट्रक और जो भी, पहले तो बसेस, ट्रक और ये सब छोटी पार्किंग में आ नहीं सकते, लेकिन उनका भी जो रेट है वो 80 रुपये है। बस है, ट्रक है, वो होता है। टेम्पो, ऑटो और अदर जो भी आपकी कमर्शियल व्हीकल, उसका 60 रुपये के हिसाब से रेट है पार्किंग का। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि आप लोग कई जगहों पे जाते हो और बहुत ज़्यादा पैसा दे के आ जाते हो, जो कि अधिकार क्षेत्र से भी बाहर होता है, और इतना पैसा वो सिर्फ काली जेबों में चला जाता है। क्योंकि 10 रुपये का चार्ज को 50 रुपये लेके 40 रुपये वो सारा का सारा अपनी जेबों में भर दिया जाता है, जिससे कि एटिंग बैटिंग सेटिंग करके सबको निपटारा कर दिया जाता है, सबकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। किसी को अच्छा सुनने में जो है परेशानी होने लगती है, और गलत चीज़ों को प्रमोशन तभी मिल पाता है। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे जो कमीशन खोर हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्किंग में व्यवस्थित चीज़ों को नहीं चलने देते हैं। एक पार्किंग अलॉट होती है, उसको सबलेट करवा के बहुत ज़्यादा पार्किंग का क्षेत्र बढ़ा देते हैं, जो कि हम लोगों को सरकार की तरफ से एक फुटपाथ पे चलने का रास्ता मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, वहाँ पार्किंग लगा दी जाती है। हमारे को कहीं भी ऐसी जगह नहीं दी जाती है जो स्पेस नागरिकों के लिए छोड़ा जाना चाहिए। वहाँ हम अपने अधिकारों की बात करें तो झगड़े करना शुरू कर देते हैं लोग। तो इसमें मैं पार्किंग की अगर बात करूँ तो एक बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या फ़ाइन हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर कंट्रोल करके रखना है। अगर कोई भी पार्किंग वाला कैमरे अगर इंस्टॉल करके नहीं रखता है, अगर वो वर्दी में नहीं होता है, तो उसके ऊपर क्या फ़ाइन होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको स्लिप नहीं देता है, आपको मैनुअल स्लिप देता है, तो उस पर कितना पेनल्टी होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति पार्किंग जिसके नाम है वो रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा है, और रजिस्टर मेंटेन अगर नहीं हो रहा है तो क्या जुर्माना होना चाहिए, मैं आपको उस चीज़ के लिए भी इसमें अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं कुछ माइनर और मेजर
वॉयलेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जितनी भी एमसीडी की पार्किंग चल रही हैं उसमें कुछ रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन जब ई टेंडर होता है एमसीडी का, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, जो बिडिंग में जो सबसे अच्छा वहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करता है उसको वो टेंडर दिया जाता है। तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन भी बनाए हैं एमसीडी ने, जो कि सबको मैंडेटरी फॉलो करना। बट दिल्ली के हालात ऐसे हैं, कई बारी एमसीडी की पार्किंग में मनमानी और अपनी एक अलग ही नियमावली बना के उसको चलाते हैं। तो मैं कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है तो आप उसको ज़रूर वहां पर प्रश्न और क्वेश्चन कर सकते हैं, और हो सके तो अगर गलत ऐसा होता है तो आप पार्किंग वहां पर ना करें, या फिर उस पार्किंग की व्यवस्था पे प्रश्न उठाकर या फिर उस पार्किंग को ज़रूर ब्लैक लिस्ट कराएँ। क्योंकि धन हमारा है, पैसा हमारा है, टैक्स पेयर हम हैं, और मनमानी चलती है, गुंडागर्दी होती है, लोग पैसा वसूलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नागरिक के हितों की हनन की बात है। नागरिकों के हित जो है बहुत पहले सर्वोपरि होते हैं। संविधान में हमें नागरिक जो अधिकार मिला है उसको हमें समझना पड़ेगा। माइनर वॉयलेशन में क्या होता है, मैं ए से लेके डी तक इनके जो है ना 4 पॉइंट में माइनर वॉयलेशन दिए हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने जो जुर्माना बताया है ए से लेके डी तक पॉइंट में 25,000 है। और अगर एक बार के बाद वही चीज़ रिपीट होती है तो उनका परमानेंट लाइसेंस या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का एमसीडी के पास अधिकार होता है। मैं चारों पॉइंट बता देता हूँ। नॉन वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नेम बैच, अगर कोई भी वहाँ कर्मचारी अपनी यूनिफॉर्म में नहीं होता या फिर उसके पास नेम का बैच नहीं होता तो पूरा अधिकार है एमसीडी को उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का। नॉन मेंटेनिंग ऑफ कंप्लेंट रजिस्टर और बॉक्स, अगर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं बना रखा है या ड्रॉप बॉक्स जिसमें हम कंप्लेंट डालते हैं, अगर वो भी इस पार्किंग में नहीं है तो भी माइनर वॉयलेशन में आता है, जिसका जुर्माना 25,000 रुपये है। नॉन कीपिंग ऑफ द प्रेमिसेस क्लीन और विदाउट प्रॉपर लाइटिंग, और वो जो एरिया है, जो प्रेमिसेस है, जो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, चाहे स्कूटर हो, व्हीकल चाहे 4 व्हीलर हो, तो वहाँ पर जो है भारी उन पे जुर्माना लग सकता है। स्वच्छता का ख्याल उन्हें जरूर रखना है। नॉट सबमिटिंग द क्वार्टरली रिपोर्ट एज पर एनेक्सर 10, एमसीडी का नियम भी है कि क्वार्टरली रिपोर्ट उनको देनी ही देनी है, और रिपोर्ट तभी होगी जब आपका मेंटेन रजिस्टर होगा, बॉक्स होगा, या फिर आपकी जो भी वहाँ का एंट्री रजिस्टर है वो होगा, तो लेखा जोखा उसी में रखा जाएगा, तभी क्वार्टर रिपोर्ट आप दे सकते हो। तो ये 4 पॉइंट, अगर इनमें से ये 4 पॉइंट में से ये फेल होते हैं तो ये माइनर वॉयलेशन माना जाएगा, जिसका जुर्माना पहले इंस्टेंस पे, यानी आप पहली बार गलती करते हो तो 25,000 है, और अगर आप इसको रिपीट करते हो दोबारा तो यहाँ पर आपको रिपीट वॉयलेशन करने पर आपको एंटेल कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द किया जा सकता है एमसीडी के माध्यम से। तो ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है कि हम लोगों को जागरूक कैसे होना पड़ेगा। मेजर वॉयलेशन होते हैं, ये तो माइनर हो गए। मेजर जो वॉयलेशन है वो 1 से लेकर एच तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जो कि मेजर वॉयलेशन में आते हैं, और उसका जो जुर्माना होता है वो शुरुआती तौर पे अगर पहली गलती करते हो तो 50,000 रुपये है, अगर आप दूसरी गलती करते हो तो 1 लाख रुपए है, अगर आप तीसरी गलती करते हो तो 1.5 लाख रुपए है, और आप चौथी बार भी वही उन्हीं में से कोई गलती हो तो वो 2 लाख रुपए का आपका जुर्माना होता है। और अगर आप 5वीं बार गलती ऐसी कर देते हो तो आपका बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी आर्ग्यूमेंट के या बिना किसी उसके एमसीडी के पास राइट है कि वो आपके उस वॉयलेशन पे जो पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दे और आपको दोबारा से ब्लैक लिस्ट करके दोबारा भविष्य में वो पार्किंग ना मिले। तो मैं बता देता हूँ कि जो 8 पॉइंट हैं उनमें से अगर कुछ भी पाया जाता है तो आप पे जुर्माना कैसे होगा। ओवर चार्जिंग, अगर कोई भी व्यक्ति 10 रुपये की पार्किंग चार्ज है और आपसे 20 रुपये मांग रहा है या फिर गलत आपको रेट बता रहा है तो आपको वो मेजर वॉयलेशन में माना जाएगा। और नॉन इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा, और पार्किंग में अगर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है तो भी वो मेजर वॉयलेशन में माना जाएगा। पहली गलती करने पे ये जुर्माना उनको 50,000 रुपये का देना पड़ेगा। नॉन यूज ऑफ माई पार्किंग ऐप फॉर इशूइंग पार्किंग स्लिप्स, अगर कोई मैनुअल आपको स्लिप्स दे रहा है, पार्किंग स्लिप्स मैनुअली आप उसको मत लीजिए, आप उसको उस पार्किंग को चार्ज जो मैनुअल स्लिप से ले रहा है आप चार्ज भी मत दीजिए, और उसको बोलिए कि पहले आप एमसीडी के सिग्नेटरी अथॉरिटी है या फिर जो वैलिड क्यूआर कोड है उस क्यूआर कोड को दिखाइए। आप एमसीडी की माई पार्किंग एप्लीकेशन से पहले स्लिप दीजिए, क्या उसके रेट्स हैं वो बताइए, उसके बाद ही आप वहाँ पर स्लिप्स लेके जो उसकी माई पार्किंग ऐप के माध्यम से मिलेगी
तो आप वहाँ पर पार्किंग देंगे। अगर ऐसा नहीं करते, कोई मैनुअल दे रहा, तो उसके ऊपर जुर्माना है। पहली गलती पर 50,000 रुपये और चौथी गलती करेगा तो 2 लाख रुपए का जुर्माना माना जाएगा। कवरिंग पार्किंग स्पेस मोर देन अलाउड, पार्किंग ऑफ द व्हीकल बियॉन्ड परमिटेड एरिया। अगर कोई भी एरिया में आपको मिला है, बहुत एरिया लिमिटेड जैसे होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, मैप आपको बता दिया गया है। अगर आप उस एरिया से ज़्यादा अपने वहाँ पर पार्किंग को बनाते हैं, मोर देन एरिया से ज़्यादा आप वहाँ पर वाहन खड़े करा देते हैं और उस एरिया में आप उसे सबलेट कर देते हो, यानी मिला तो आपको, आपने 2-3 को और उठा दिया, एरिया ज़्यादा घेरा हुआ है और वो सबलेट किया हुआ है, तो अगर ऐसा भी पाया जाता है तो भी आपके ऊपर पूरा जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना अप टू 2 लाख तक का हो सकता है। चौथी गलती में 2 लाख तक का होगा। उसके बाद अगर आपको नॉन डिस्प्लेइंग ऑफ नोटिस बोर्ड, बहुत ज़रूरी होता है नोटिस बोर्ड जिसमें सारी गाइडलाइन हो, नोटिस बोर्ड में आपका रेट हो, नोटिस बोर्ड में आपका मैप बना हो, जो भी MCD का लोगो है वो बना, ऑथराइज सिग्नेचर है वो बना हुआ है, और जो जोन में लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर एक सत्यापित जो है, जो भी वहाँ पर एरिया का इंचार्ज रहता है, उसका भी वहाँ पर नाम कई बारी मेंशन होना ज़रूरी है कि भाई, जैसे निवेदक में लिखा होता है, जैसे हम लोग गेटों पे देखते हैं कि एक वार्निंग दी जाती है कि यहाँ पर ये चीज़ें अलाउड नहीं, ऐसी गतिविधि करने पाया जाएगा तो आपके ऊपर कानूनी जुर्माना हो सकता है इतना, और निवेदक में लिखा था SHO फलाना थाना। ऐसे ही वहाँ पर भी एक नोटिस बोर्ड होता है जिसपे ये सब गाइडलाइन के नीचे एक जिम्मेदार व्यक्ति की जो है सिग्नेचर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होने पर भी जुर्माना है अप टू 2 लाख तक का, अगर वो गलती करता है रिपीटेडली। नॉन मार्किंग ऑफ येलो लाइंस, अगर खड़ी करने की व्यवस्था आप अगर प्रॉपर नहीं बनाएंगे कि एक कार खड़ी होनी तो उसका स्पेस एक येलो लाइन का एक जो है पट्टी बनाई जाती है और एक बॉक्स बनाए जाते हैं ताकि आपकी गाड़ी सुरक्षित उसी में खड़ी हो सके, या बाइक खड़ी होनी है, या फिर जो भी आपकी येलो लाइन बनती हैं वो सिर्फ इसलिए बनती है ताकि प्रॉपर पार्किंग अरेंजमेंट हो जाए, अरेंज एरिया में बाइक या कार लग जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर येलो लाइंस नहीं है प्रॉपर तो भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। एनी वोलेशन ऑफ कंटेंट अफर्म्ड इन द एफिडेविट सबमिटेड अलॉन्ग विद द टेंडर और बिड, अगर कोई भी जो है वॉलेशन जो कि एफिडेविट जब हम लोग टेंडरिंग होती है वहाँ देते हैं, उनमें अगर उस नियम के अनुसार आप कोई गलती करते हैं जो कि उसमें कंडीशन कुछ और रखी हो, कुछ और आप कर रहे हैं, तो आप पे जुर्माना होना तय है। एनी वॉलेशन अदर देन लिस्टेड अबव एज डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर कोई भी आपका ऐसा वॉलेशन जो कि ऊपर लिखा हुआ है और उसमें आपने एनी वॉलेशन अदर देन लिस्टेड अबव एज डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर जो ऊपर आपको ये हिदायतें दी गई इसके अलावा भी अगर कोई अदर वॉल्यूशन होता है जो कि फिट बैठता है, कि कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि नहीं वो भी वॉल्यूशन में आ रहा है, तो भी आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। और आपके ऊपर जुर्माने के साथ साथ अगर वो रिपीटेड होता है तो आपको लाइसेंस भी आपका कैंसिल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। लास्ट जो है नॉन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PUC सेंटर और इशुएंस ऑफ मैनुअल स्लिप्स, अगर आपने एक PUC सेंटर वहाँ पे नहीं खोला हुआ है, ठीक है, यानी आपको वहाँ पर PUC सेंटर खोलना अनिवार्य नहीं, अगर आपने खोला हुआ है तो भी जुर्माना, और अगर आप मैनुअल स्लिप्स इशू कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ा जुर्माना है, उसमें भी आपको या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है या फिर आपके ऊपर 2 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है अगर आप चौथी बार इसको रिपीट करते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी मैंने चीज़ें बताई हैं जो कि अवेयर होना चाहिए। बाकी बहुत बड़ा ये इनका जो टेंडर निकलता है इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन अगर पढ़ो तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो में भी उसको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस है। मैंने तो बहुत संक्षिप्त आपको बताया है, तब जाके आपको लगता है, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं। अगर आपको ऐसा पाया जाता है तो ज़रूर ऐसा विरोध करिए उस पार्किंग को, और उन पार्किंग को तुरंत बंद कराइए। और मेरा RP सेल से भी ये निवेदन है कि अगर ऐसा कोई पाया जाता है, सर्वेलेंस आपकी या विजिलेंस कमेटी, सर्वेलेंस में जो लोग इसको मॉनिटरिंग में रखते हैं वो, या फिर आपकी जो भी
अन्य अधिकारीगण जो लोग होते हैं, ऐसे कार्रवाई पे अगर कोई मैनुअली लिखित में दे रहा है या आपको टेलीफोनिक भी कंप्लेन कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, आनाकानी से बचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी जरूरी है और जो पब्लिक है उस पब्लिक को अपना अधिकार लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप और हम जब तक सुरक्षित नहीं हैं, जब तक हमारे राइट्स हमारे पास नहीं हैं, तो हम देश की और अपनी दिल्ली की जो व्यवस्था है उसमें हम रह रहे हैं। और दुनिया में देश, जब हम कहते हैं कि एक विकसित भारत की तरफ चल रहे हैं, विकसित भारत की जब हम कल्पना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश की जब राजधानी की भी बात होगी तो यहाँ का नागरिक बहुत सुरक्षित होना चाहिए, यहाँ के नागरिक के राइट होने चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी है और सारा सिस्टम यहीं से चलता है देश का। तो ये देश की राजधानी में ऐसी अवैध पार्किंग और ऐसे काम होना भी एक दुर्भाग्य है। इस पे एक्शन सख्त से सख्त होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उसका अधिकार भी होता है कि जो भी आरपी सेल बनाए हैं और अदर एजेंसीज जो हैं जो उसको लुक आफ्टर करती हैं, वो उसकी मॉनिटरिंग करे। एक कंप्लेन मैंने भी लगाई हुई है जो कि कश्मीरी गेट थाने में भी दी हुई है, और एक एमसीडी को जो है हमने कंप्लेन फॉरवर्ड थाने से ही बोला है कि वहाँ से की जाए। जहाँ पार्किंग अवैध है उसको बंद होना जरूरी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।